हेलो एवरीवन। आई दृष्टि घटना चक्र को ख़त्म करने के क्रम में ये हमारी 6वीं क्लास है। इससे पहले हम 5 क्लासेज को फिनिश कर चुके हैं और इन 5 क्लासेज में हमने जितने भी वन लाइनर थे वो सारे फिनिश कर लिए हैं। ठीक है, अब 6वीं क्लास से हम क्या है कि पूरी घटना चक्र को जो है विस्तृत रूप में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें ना है, आपको पता है कि इससे पहले ये मैगजीन बहुत पतली आती थी। तब क्या होता था कि मान के चलिए 30 प्रश्न हैं करंट अफेयर के आए हैं एग्जाम में, तो लगभग 24 से 25 प्रश्न इस मैगजीन से आ जाते थे, कभी 22 भी, कभी 23 भी। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अब क्या है कि 30 प्रश्न अगर मैगजीन आए हैं एग्जाम में तो उसमें से 25 प्लस करने का प्रयास रहता है इनका। ठीक है, कभी 26 भी फंस जाए या कभी 27 भी, कुछ इस तरीके का इनका प्रयास रहता है। तो इस क्रम में ना ये मैगजीन पहले जो पतली आती थी उसकी बजाय ये मैगजीन बहुत बल्कि हो गई है। अभी ये मैगजीन 200 से भी ज़्यादा पेजों में आती है। ठीक है, तो इससे क्या है कि बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें भी मैगजीन में आ जाती हैं जो हमें नहीं पढ़नी होती हैं, जो हमें नहीं रटनी होती हैं। ठीक है, इन चीज़ों को हम दिमाग में रखेंगे और उन चीज़ों को हटाते चलेंगे साथ के साथ। ठीक, अब राष्ट्रीय परिदृश्य में हम बात करें तो पहली घटना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। ये है पहली घटना। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। अब सवाल ये है कि क्या इससे पहले एक राष्ट्र एक चुनाव आयोजित किए गए थे? तो हाँ, 1951-52 से 1967 तक एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि एक साथ चुनाव आयोजित किए जाते थे, राज्य विधानसभा और लोकसभा दोनों के। अब समझना बात को, इसके बाद ये चुनाव बंद हो गए। अब ये स्थिति अभी क्या बनी हुई है कि अभी ये स्थिति है कि 5 साल में आपको पता है चुनाव होते हैं, लेकिन हमारे देश में 5 के 5 साल में कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में चुनाव हो ही रहे होते हैं। और इस कारण क्या होता है कि देखो, हम शिक्षकों की ड्यूटी लगाते हैं वहाँ पर। ठीक है, शिक्षकों की ड्यूटी लगाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनको भी हम वहाँ पर डिप्लॉय करते हैं, पुलिस फोर्स को लगाते रहते हैं। यानी कि पूरे 5 साल हम डिस्टर्बेंस बनी रहती है इस चुनाव के चक्कर में। और कई बार ऐसा होता है कि कहीं पर किसी क्षेत्र में मान के चलिए चुनाव है तो अब वहाँ पर आचार संहिता तो लागू होगी, और अगर उस क्षेत्र में अगर आचार संहिता लागू हुई है तो सरकार जो नीतिगत निर्णय लेती है, कुछ योजनाओं को लागू करने वाली होती है, ये सब नहीं कर सकती है। फिर क्यों? क्योंकि आचार संहिता में फिर उल्लंघन माना जाएगा कि भाई तुम लुभाने का प्रयास कर रहे हो वोटर्स को। ठीक है, खर्च को भी इसके बीच दिमाग में रखा गया है कि इसके बीच ना मतलब बहुत ज़्यादा कभी इस क्षेत्र में कभी उस क्षेत्र में, तो इससे ना बहुत सारा खर्च भी हमारा बच पाएगा। ठीक है, इससे हमारा एक साथ चुनाव करवा देंगे तो खर्च भी बच पाएगा। ठीक, और शिक्षक वगैरह जो बार बार इनकी ड्यूटी लगाते हैं ये भी बेचारे अपना जो है सही जिस हिसाब से जो ड्यूटी करते हैं वो कर पाएंगे। और ये भी देखा गया है कि अगर किसी एक क्षेत्र में चुनाव हो रहा है तो वहाँ पर जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के ये बहुत सारी ना समरसता जो होती है समाज की वो भंग होती रहती है। क्योंकि भाई चुनाव है तो लोग अपना जाति का कार्ड खेलते हैं, धर्म का कार्ड खेलते हैं, तो इससे ना अब ये तो अपने पॉलिटिशियन तो अपने मतलब फ़ायदे के लिए करते हैं, लेकिन लोगों के बीच में ये हेट फैलती है। तो इन सब से भी हम बच पाएंगे, क्योंकि भाई 5 साल हैं, 5 साल में एक बार चुनाव हुआ और उसके बाद हम 5 साल के लिए जो है अपना कार्य करना शुरू हो जाएंगे पॉलिटिशियन। ये इसके पीछे उद्देश्य रखा गया है। अच्छा, इसके लिए क्या किया गया था कि अब क्या मतलब बहुत सारी कमेटी कह रही थी, इसमें भारत की जो लॉ आयोग है, विधि आयोग है, उसकी भी 170वीं रिपोर्ट में ये कहा था कि ये जो बार बार चुनाव होते हैं इनको फिनिश करें और एक साथ चुनाव कराया जाए। ठीक है, इसके लिए क्या हुआ कि सरकार ने एक कमेटी गठित की। अब जो सरकार ने कमेटी गठित की, आपको पता है इससे पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनकी अध्यक्षता में इस कमेटी को गठित किया गया। अब क्या हुआ कि इसके साथ ही कुछ कुल 8 सदस्य थे। ये जो कमेटी थी उस कमेटी में कुल 8 सदस्य थे, ये याद रखना है। ठीक है, और जो अध्यक्ष थे वो रामनाथ कोविंद जी थे। ठीक, अब क्या हुआ कि इसमें और भी अन्य सदस्य थे, जैसे कि अमित शाह जी हैं जो हमारे गृह मंत्री हैं, गुलाम नबी आज़ाद भी हैं, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो NK सिंह हैं वो भी थे। लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप भी है। ठीक है, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे भी थे। संजय कोठारी भी थे जो कि सतर्कता आयोग के अध्यक्ष थे पहले। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल भी थे जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। ये अर्जुन राम मेघवाल ये बीजेपी के सदस्य हैं। ठीक है, बीजेपी मेंबर हैं। तो ये 8 सदस्यीय समिति को बुलाया गया, 8 सदस्यीय समिति को गठित किया गया। इस समिति ने जो है अपनी रिपोर्ट दी और इसमें ये कहा कि मतलब इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, कहाँ एक राष्ट्र एक चुनाव को जो है कराया जाना चाहिए। अब क्या उन्होंने कहा है तो वो देखो एक बार, ये इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट बताया है कि वो कमेटी है, कमेटी ने सिफारिश की और सिफारिश के आधार पर जो मंत्रिमंडल है उसने 18 सितंबर 2024 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ठीक है, चलो भाई इतनी सी बात ठीक है।
अब क्या हुआ कि इस कमेटी ने ये कहा है कि ये जो चुनाव आयोजित किए जाएंगे, ये जो चुनाव आयोजित किए जाएंगे, ये चुनाव 2 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। कमेटी ने कहा है चुनाव 2 चरणों में आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। अब उसके अंतर्गत इन्होंने ये कहा है कि पहला चरण जो होगा उसमें क्या होगा कि एक तो लोकसभा, ठीक है, एक तो लोकसभा और दूसरी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव करा दिए जाएंगे पहले चरण में, ठीक है। अब जो दूसरा चरण होगा वो इनके चुनाव के बाद 100 दिनों के बाद शुरू होगा, जब हम क्या करेंगे, लोकल बॉडीज हैं नो, जैसे कि हमारी ग्राम पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, उनके चुनाव कराए जाएंगे ठीक 100 दिन बाद। पहला चरण समझे, लोकसभा और विधानसभाओं के पहले चरण में होंगे, और दूसरे चरण में जो कि 100 दिन बाद शुरू होगा, उसमें हमारी जो राज्यों की जो लोकल बॉडीज हैं, जिसमें नगर पालिका और विधान परिषद, सॉरी नगर पालिका और ग्राम पंचायत ये आती हैं, ये शुरू इनके कराए जाएंगे, ठीक है। चलो इतनी सी बात समझ में आ गई, 100 दिन का आपको दिमाग में याद रखना है। अब लेकिन भाई कमेटी ने सिफारिश की, इन्होंने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि ये भाई चुनाव प्रक्रिया भारतीय संविधान के अंतर्गत है, तो हमें जाहिर तौर पर संविधान को संशोधित करना पड़ेगा, ठीक है। अब संविधान में संशोधन करने के क्रम में हमें क्या करना होगा कि एक तो आर्टिकल 83 और दूसरा है आर्टिकल 172, इनको चेंज करना होगा। आर्टिकल 83 में संसद की अवधि को लेकर के प्रावधान है, और वहीं आर्टिकल 172 में जो राज्यों के विधानमंडल होते हैं उनकी जो अवधि है उसको लेकर के प्रावधान है। तो इन दोनों को चेंज किया जाएगा और एक नया आर्टिकल जोड़ा जाएगा, आर्टिकल 82 का अंत स्थापित किया जाएगा, यानी कि नया जोड़ा जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 82 का जोड़ा जाएगा, और जिसमें जो भी अभी जो मतलब जिस तरीके से जो चुनाव कराए जाएंगे वो सारे प्रावधान इस आर्टिकल 82 का में जोड़े जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। लेकिन चर्चा का विषय बना रहा संविधान संशोधन, क्योंकि भाई अगर ये प्रावधान किए जाएंगे तो बिना संविधान संशोधन के नहीं किए जा सकते, क्योंकि हम संविधान में संशोधन करने वाले हैं। अब याद रखना, आपने कुछ साधारण संशोधन सुने होंगे जिनको सिंपल मेजोरिटी पर से पास कर दिए जाता है, यानी कि जितने हमारे सदस्य हैं लोकसभा में, जितने सदस्यों ने वोटिंग की, उनके अगर आधे से एक सदस्य भी ज़्यादा है तो हम उस संविधान संशोधन को संशोधन मान लेंगे। लेकिन याद रखना कि हमारे संविधान में आर्टिकल वो भाग 20 में आर्टिकल 368 है जो संविधान संशोधन का प्रावधान करता है। समझना बात को दिमाग से। हमने अभी सिंपल मेजोरिटी समझी, जैसे कि भाई एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ना हो, एक राज्य के अगर मान के चलो एक से ज़्यादा भाग करने हो, या किसी एक राज्य में से काट के दूसरे राज्य को मान के चलो बनाना हो, राज्यों का नामकरण करना हो, या किसी क्षेत्र को भारत के अंतर्गत शामिल करना हो, ये सब काम सिंपल मेजोरिटी से कर दिए जाते हैं और संविधान संशोधन भी कर दिया जाता है। लेकिन सिंपल मेजोरिटी को आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, ये याद रखिएगा। आर्टिकल 368 जो कि भाग 20 में है, आर्टिकल 368 जिसमें संविधान संशोधन का प्रावधान है, उसमें सिंपल मेजोरिटी का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ चुकी है। लेकिन सवाल यहां बनता है कि फिर आर्टिकल 368 में क्या है? तो भाई आर्टिकल 368 में है स्पेशल मेजोरिटी। क्या है? स्पेशल मेजोरिटी। आर्टिकल 368 में स्पेशल मेजोरिटी है, और उसमें भी फिर 2 तरीके से बताया गया है। उसमें 2 प्रावधान क्या है? उसमें 2 ये हैं कि पहली बात तो ये कि 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, यानी कि जितने सदस्यों ने वोटिंग की उनके 2/3 मेंबर हों, उनके 2/3 मेंबर्स ने उसका अनुमोदन किया हो। और दूसरा ये भी है कि 2/3 मेंबर भी हों जिन्होंने अनुमोदन किया हो। और इसके अलावा अगर वो बिल राज्यों को प्रभावित करने वाला है तो कम से कम आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडलों का भी अनुमोदन होना आवश्यक है। क्या ये बात क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। अब दिमाग में देना कि हम जो चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव जो चेंज करने जा रहे हैं, चुनाव की अवधि जो चेंज करने जा रहे हैं, समय चेंज करने जा रहे हैं, एक बात बताएं, क्या इससे सिर्फ केंद्र सरकार प्रभावित हो रही है? बिल्कुल नहीं, इससे तो राज्य भी प्रभावित हो रहे हैं। तो इस बिल को पास कराने के लिए क्या जरूरी होगा? एक तो 2/3 की मेजोरिटी से पास होना चाहिए, और याद रखना, ये भी याद रखना कि 2/3 की मेजोरिटी से पास तो होना चाहिए, लेकिन आर्टिकल 368 के अंतर्गत ये उल्लेखित है कि 2/3 की मेजोरिटी से पास तो होना चाहिए, लेकिन उस वक्त जो हमारे टोटल मेंबर्स हैं उनके आधे से ज़्यादा मेंबर्स मतलब प्रेजेंट होने चाहिए। समझ में आया? ऐसा ना हो कि लोकसभा में गए 20 लोग,
और 20 लोगों ने 2/3 बहुमत किया पारित और चलो बिल पास हो गया। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। उस सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, उस सदन में कम से कम आधे से ज्यादा मेंबर होने चाहिए, ये आवश्यक है। और उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए, ये भी आवश्यक है। और उसके बाद उस बिल को जो राज्य हैं, राज्यों के पास भेजा जाएगा और आधे से अधिक राज्यों का उसके लिए अनुमोदन मिलना चाहिए, ये भी आवश्यक है। उसके बाद जो है प्रेसिडेंट इस पर साइन कर देंगे और ये बिल एक्ट बन जाएगा। और ये जो चुनाव हैं जो हर वक्त कराए जाते रहते हैं किसी न किसी क्षेत्र में, ये खत्म होकर केवल एक बार चुनाव कराए जाया करेंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? बिल्कुल ये बात क्लियर हो गई होगी। लेकिन अब एक और बात दिमाग में रखना कि जब हमने 2/3 बहुमत की बात की है तो याद रखना जो जो स्पेशल मेजोरिटी होती है वो 2/3 बहुमत होता है। लेकिन एक और बात दिमाग में रखना कि एक और स्पेशल मेजोरिटी की बात की गई है और वो है आर्टिकल 61 में। क्या समझे? हमने यहाँ पर दो तरह के जो है, अभी हमने स्पेशल मेजोरिटी में दो तरह के देखे, लेकिन आर्टिकल 61 की मेजोरिटी भी याद रखना। आर्टिकल 61 में जो राष्ट्रपति जी हैं हमारे, राष्ट्रपति जी को पद से हटाने के लिए इम्पीचमेंट लाया जाता है, यानी कि महाभियोग लाया जाता है। दिमाग से सुनना, एकदम बात सही से दिमाग में देना, ठीक है। महाभियोग लाया जाता है तो ये आवश्यक है कि उस महाभियोग को जो स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाए। लेकिन उसमें कौन सी स्पेशल मेजोरिटी होगी? तो याद रखना कि लोकसभा में टोटल जो मेंबर हैं, या मान के चलो दोनों सदनों से ही पास होता है, तो राज्यसभा में टोटल जो मेंबर हैं, टोटल का मतलब क्या है? टोटल का मतलब है कि 245 मेंबर। अब 245 मेंबर का 2/3 बहुमत से पास अगर होगा बिल, तभी बिल नहीं, ये जो प्रस्ताव है, तभी जो है इम्पीचमेंट जो प्रस्ताव है उसको पारित माना जाएगा उस सदन से। टोटल मेंबर का, कुल सदस्यों का 2/3। याद रखना, यहां पर आधे से अधिक सदस्य हों और उनका 2/3 हो जाए, यानी कि जो उपस्थित सदस्य हैं उनका मतदान हो जाए और उनका 2/3 हो जाए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट ला रहे हैं, प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति पद से हटा रहे हैं, तो क्या है, उसके लिए कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है, ये याद रखना, ठीक है। दूसरा एक और सुना होगा आपने 2/3 बहुमत, ये भी देख लीजिए। एक 2/3 बहुमत आपने सुना होगा आर्टिकल 124(2) के अंतर्गत। क्या है? आर्टिकल 124(2) के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या है भाई? इसके अंतर्गत है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनके पद से हटाया जाना। अब याद रखना, ये कह रहे हैं कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको हटाने के लिए क्या करना होगा कि 2/3 बहुमत होना चाहिए, ठीक है, 2/3 बहुमत होना चाहिए। लेकिन क्या कह रहे हैं? लेकिन कह रहे हैं कि जो सदस्य हैं ना, जो सदस्य हैं, जो उस समय लोकसभा में सदस्य हैं, जो लोकसभा या राज्यसभा में है कहीं पर भी, तो उनका साधारण बहुमत भी पास हो रहा हो। नहीं 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 नहीं, नहीं समझे क्या? समझो दोबारा से। साधारण बहुमत मतलब 200, मान के चलो हमारे 543 मेंबर हैं, ठीक है, 500 या फिर 245 मेंबर हैं, राज्यसभा की बात कर रहे हैं हम, 245 मेंबर हैं। अब इनके आधे से ज़्यादा, इनका भी साधारण बहुमत भी पास हो रहा हो और इसके साथ ही जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत भी हो रहा हो, तभी क्या माना जाएगा? तभी उस सदन से जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको हटाए जाने का प्रस्ताव पारित माना जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो चुकी है? बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब याद रखना, ये जो हमारा बहुमत है, जो हम इसकी बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत क्या होगा? यही दूसरा वाला प्रावधान। इसके तहत क्या है कि कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा तो मतदान किया जाना चाहिए, समझना बात को। और इसके साथ ही कह रहा है कि 2/3 बहुमत से ये पास होना चाहिए, ठीक है। और पास होने के बाद में ये कह रहा है कि 100 दिनों के अंदर कराए जाने के विधेयक को राष्ट्रपति को भेजने से पूर्व आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी होना आवश्यक है, तभी इस बिल को हम पारित मानेंगे। क्या ये बात क्लियर हो चुकी है? बिल्कुल, पहली न्यूज हमारी क्लियर हो चुकी है। बात आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको एक चीज़ और दिमाग में रखनी है, हम यहाँ पर लिख के लेके आए कि मुझे एक बात बताइए, मान के चलिए एक सदन के द्वारा अगर प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो दूसरे सदन के द्वारा अगर नहीं पारित किया जाता है, तो एक बात बताएं, क्या संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है संविधान संशोधन विधेयक में? दूसरा ये बताइए, क्या एक प्राइवेट मेंबर, यानी कि एक ऐसा सदस्य जो मंत्री ना हो, यानी कि एक निजी सदस्य, क्या संविधान संशोधन विधेयक को पेश कर सकता है किसी भी सदन में? चलो आप लोग ढूंढेंगे, उससे अच्छा है मैं बता के ही चलता हूं आपको कि याद रखना, संविधान संशोधन विधेयक मंत्री के द्वारा भी पेश किया जा सकता है और निजी सदस्य के द्वारा भी पेश किया जा सकता है, याद रखना हमेशा, ठीक है।
और दूसरा क्या, दूसरा ये भी याद रखना कि संयुक्त बैठक जो आर्टिकल 108 के अंतर्गत गठित की जाती है जब किसी किसी बिल पर, ठीक है, तो संयुक्त बैठक इसके तहत संविधान संशोधन के तहत संयुक्त बैठक जो है नहीं बुलाई जा सकती, ये भी दिमाग में रखना। समझ में आया? मंत्री पेश कर सकते हैं, निजी सदस्य पेश करते हैं, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। दूसरी बात कि जो राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति जी के लिए ये अनिवार्य होता है कि अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक आया है तो उस पर वो अपनी जो है राय दें, मतलब उसको पास करें। नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ना तो राष्ट्रपति जी उसको होल्ड कर सकते हैं, समझ में आया, और ना ही पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, सदन को बोल सकते हैं कि एक बार पुनर्विचार कर लो, इसको पास कराना चाहते हो या नहीं, ना तो ये कर सकते हैं, और ना ही राष्ट्रपति महोदय ना ही उसको होल्ड कर सकते हैं, यानी कि पॉकेट वीटो में डाल सकते हैं। याद रखना, उनको जो अनुमति है, जो सहमति है, अनुमति देनी ही होगी, इस प्रस्ताव को पास करना ही होगा अगर वो बिल जो है एक संविधान संशोधन बिल है तो। क्या ये बात क्लियर हुई? इतनी महत्वपूर्ण चीज़ों को समझ गए होंगे। अब हम अगले जो न्यूज़ है उस पर आ जाते हैं। अगला क्या है? अगला है पीएम आशा योजनाएं जारी रखने को मंजूरी। जारी रखने को मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्या पहले से ये योजना चल रही है? जी हाँ भाई, पहले से ये योजना चल रही है, और ये जो योजना चल रही है इसको केंद्रीय बजट 2018 में पेश किया गया था, ठीक है। जो हमारी जो सरकार है इसने इस योजना को जो है मतलब जारी रखने की अनुमति दी है। अब पीएम आशा, एक बार यहाँ पर देखो, पीएम आशा देखो, नॉर्मली क्या होता है कि हिंदी में बहुत कम योजनाओं के नाम होते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि हिंदी से ही पूरी योजना का नाम बन रहा है। जैसे पीएम से तो प्रधानमंत्री, और आशा से क्या है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ए फॉर अन्नदाता, दूसरे ए फॉर आय, और एस फॉर संरक्षण, और ए फॉर अभियान। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, यानी कि पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ठीक है। 2018 में आई थी योजना। इसको और आगे बढ़ाए जाने को जो है मतलब 18 सितंबर 2024 की बात है, प्रधानमंत्री के अंतर्गत जो मंत्रिमंडल है उसने क्या है, इस योजना को आगे बढ़ाने का जो है मतलब प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अभी आगे योजना चलती रहेगी, ठीक है। अब समझो ये कि इस 15वें वित्त आयोग के इस जो योजना है, इसे 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान, यानी कि 2025 से 26 तक लगभग 35,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा इस योजना पर, ठीक है। सवाल यहाँ एक आता है कि भाई ये पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है क्या? समझ में आता है कि नहीं? तो देखो, इस योजना के 4 घटक हैं, ये बताया रखा है कि इस योजना के कितने घटक हैं? 4 घटक हैं इस योजना के। कौन कौन से हैं भाई? देखो, एक है मूल्य समर्थन योजना, दूसरा है मूल्य स्थिरीकरण योजना, तीसरा है मूल्य घाटा भुगतान योजना, और चौथा है बाजार हस्तक्षेप योजना। इधर देखो क्या है? प्राइस सपोर्ट स्कीम, दूसरा क्या है? प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, तीसरा क्या है? प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम, और चौथा क्या है? मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। अब समझो दोबारा से, देखो, मूल्य समर्थन योजना यानी कि प्राइस सपोर्ट स्कीम का मतलब क्या है कि भाई एमएसपी वगैरह जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है ना, कि मान के चलो लोग जो किसान हैं उनके प्राइस को सपोर्ट करना है, ठीक है। यानी कि मान के चलिए कि उनकी हमने पहले ही से निर्धारित कर दिया कि ये इतना रहेगा इसका प्राइस, तो उनको इतना प्राइस दिया जाएगा, प्राइस सपोर्ट स्कीम। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड मतलब कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, कुछ ऐसी कमोडिटीज़ होती हैं जिनको गवर्नमेंट चाहती है कि इनकी रेट अचानक बढ़ ना जाए। वैसे आलू है, प्याज है, इनके रेट आपको पता है सीजन में बढ़ जाते हैं, और मतलब कुछ सीजन ऐसे आते हैं जिनमें बढ़ जाते हैं, और जब इनका सीजन होता है काफ़ी गिर जाते हैं। तो सरकार प्रयास करती है इनका जो इनका प्राइस है ना, एक स्टेबलाइज करा जा सके, ठीक है। मतलब ना तो इनके जो मौसम सीजन है उसमें बहुत ज़्यादा गिर जाए, और ना ही जब इनका सीजन ना हो तो बहुत ज़्यादा मतलब हाई प्राइस हो जाए। इसके लिए सरकार क्या करती है? इसके लिए सरकार कई तरीके अपनाती है। कई बार ये फंड का भी यूज कर सकती है, ठीक है। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड मतलब पैसे का भी यूज कर सकती है, पैसे का भी मतलब सब्सिडाइज भी कर सकती है, और कई बार सरकार बफर स्टॉक भी बनाती है। क्या बनाती है? सरकार बफर स्टॉक बनाती है, मतलब अपने पास स्टोर करके रख लेगी। जब ये मार्केट में बहुत ज़्यादा होंगे तो स्टोर करके रख लेगी, और जब स्टोर करके रख लेगी तो जब ये मार्केट में नहीं होंगे तब उनका जो है डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगी। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा? जो एक प्राइस है ना वो एक स्टेबल बना रहेगा।
ठीक है। ये जो मूल्य स्थिरीकरण कोष है इसको लेकर के एक बार प्रश्न भी बन चुका है, ठीक है। तो ये जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है ये भी याद रखना कि 2014-15 में आया था। वहीं अगर हम प्राइस सपोर्ट स्कीम की बात करें तो ये 1960 के दशक में आई है, ठीक। अब आता है कि भाई प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम। इसके तहत क्या है कि भाई मान के चलो किसान हैं, उनके गेहूँ हैं, ठीक है, गेहूँ हैं और गेहूँ मान के चलो उनके 1700 सेल हुए हैं, तो भाई किसान को चाहिए था कि किसान को कम से कम 2100 या 2200 गेहूँ जाना चाहिए था, तब तो किसान फायदे में रहता। तो अब ये जो गैप आ गया ना, सरकार ये गैप भरेगी। भाई ठीक है तुम 1700 में बेच दो, ऊपर का कितना पैसा चाहिए, चलो हम ये दे दे रहे हैं, समझ में आया इस तरीके से। तो ये क्या है, ये है प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम, इसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। और तीसरा है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, जिसमें सरकार खुद ही हस्तक्षेप करती है मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये 4 योजनाएं हैं जो किसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं, पीएम आशा योजना के अंतर्गत, ठीक है। पीएम आशा योजना के अंतर्गत जो कब आई थी, वर्ष 2018 में आई थी। अच्छा, इसको क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको और आगे बढ़ाने का मतलब अनुमति दे दी है? जी हाँ भाई, अनुमति दे दी है। फिर सवाल ये है कि इस पर किस वर्ष तक के लिए, तो 2025-26 तक के लिए अनुमति दी है और इस पर 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं अगली न्यूज़ पर, ठीक है। तो हमारी जो अगली न्यूज़ है वो है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। भाई जनजातियों का उन्नत किया जाएगा ग्राम, ठीक है, जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है। चलो इसमें क्या कहा है, इसमें क्या है कि जो बजट 2024-25 का है ना, उसमें जो हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, और उन्होंने जो है इस योजना की जो है मतलब पेश किया है इस योजना को, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए ये योजना शुरू की जा रही है, ठीक है। अब इस योजना के अंतर्गत जो फैक्ट है वो क्या याद रखने कि भाई इसको जो बजट है 2024-25 में शुरू किया गया, ठीक है। याद ये रखना है कि इसमें 63,000 गांव शामिल होंगे, जिससे लगभग ये अनुमान है कि 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा, ठीक है। क्या 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 याद रखना है कि लगभग 63,000 तो गांव शामिल होंगे इसमें, और लगभग ये मान के चलें कि 5 करोड़ जो जनजाति हैं, वो जनजाति लोग हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा, ठीक है। चलो याद क्या रखना है, याद रखना है कि भाई जो 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी प्रदान की गई है, और इस अभियान के लिए 79,156 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। 79,156 करोड़ रुपए, ठीक। इसमें केंद्रों का हिस्सा ज़्यादा है 56,333 करोड़, और वहीं राज्यों का 22,823 करोड़ होगा, ठीक। अब याद ये रखना है, याद क्या रखना है भाई, याद ये रखना है कि लगभग नहीं, एग्जैक्ट बता रहा है, 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ये योजना शुरू की जा रही है, जिसमें 549 जिले और 2740 ब्लॉक शामिल किए जाएंगे, ठीक है। इतनी सी बात याद रखनी है। और दूसरा ये याद रखना है कि इस अभियान के अंतर्गत 25 कार्यक्रम शामिल हैं, और जो कि 17 मंत्रालयों के द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे, यानी 17 मंत्रालय मिलकर के इन सब कार्यक्रम को पूरा चलाएंगे, ठीक। इसमें एक और बात कही है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 1000 गृह प्रवासों को बढ़ावा दिया जाएगा। गृह प्रवास क्या है, देखो स्वदेश दर्शन क्या है पहले ये समझ लो। इसके तहत क्या है कि पूरे देश में, पर्यटन मंत्रालय की पहले पूरे देश में मतलब एक तरीके से स्वदेश दर्शन, यानी अपने देश को के दर्शन करो, यानी कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। अब देखो लोग यहाँ से गए, झारखंड में पहुँचे, किस लिए पहुँचे, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए घूमने पहुँचे, क्योंकि अपने देश में घूमो, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर घूमने की आवश्यकता है, ठीक है। मतलब आपको बहुत अच्छा ग्रेटफुल फील होगा, इतना अच्छा आप नेचर के करीब अपने आप को पाओगे। लेकिन वहाँ पर आप रात कैसे बिताएंगे, स्टे कहाँ करेंगे, तो इसके लिए कहाँ क्या कर सकते हो आप, इसके लिए आप ये कर सकते हो कि जिस तरीके से आप अलग अलग क्षेत्रों में जाते हो और होटल में पेमेंट करते हो, आप जाएं और उनके गृह प्रवास करें। कहाँ करें गृह प्रवास, जो जनजाति समुदाय से संबंधित जो लोग हैं उनके आप गृह में रुकें, घर में रुकें और उसका उनको पेमेंट करें, ठीक है। ये इस तरीके से है, ठीक है। अब इसमें आगे बताया है 1000 गृह प्रवासों को मतलब बढ़ावा दिया जाएगा। आगे बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो एसटी जनसंख्या है वो 10.45 करोड़ है, और देश भर में 705 से अधिक जनजातीय समुदाय हैं। यहाँ पर आपके समक्ष एक सवाल है। सवाल क्या है, देखो सवाल ये है भाई कि आपको ये बताना है कि जो हमारे देश में
ऐसे कितने राज्य हैं, कितने राज्य हैं, कितने राज्य हैं या और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर जनजातीय समुदाय नहीं है, जनजातीय समुदाय जहां नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे कितने राज्य हैं। ठीक है, राज्यों के नाम मेंशन कर दीजिए अगर आप कर सकते हैं तो, ठीक है, जरूर कीजिए। आगे आ जाते हैं, अगली योजना है बायो राइड योजना को मंजूरी दी गई है। बायो राइड योजना क्या है? बायो राइड योजना, एक बार इसको देखो इस योजना को 18 सितंबर 2024 को 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को मंजूरी मिली है। ठीक है, चलो ठीक है। अब इस योजना के बारे में बताया है कि ये जो योजना है, इस योजना का नाम है बायोराइड, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, चलो ठीक है। फिर आगे बताया है कि बायोराइड योजना में जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी की 2 योजनाओं कौन कौन सी हैं? जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान विकास R&D और औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास I&ED का विलय किया गया है। और साथ, अच्छा आपको पता है आपने सुना होगा बायो रेमेडिएशन का नाम सुना है आपने? बायो रेमेडिएशन, बायो रेमेडिएशन, ठीक है। साथ ही बायो माइनिंग का नाम सुना है आपने? बायो माइनिंग, आपने अगर इनका नाम सुना है तो जरूर मेंशन करें कि भाई बायो रेमेडिएशन क्या होता है और बायो माइनिंग क्या होता है। ठीक है, चलो आ जाओ। इसके साथ ही इस योजना में बायो मैन्युफैक्चरिंग एवं बायो फाउंड्री नामक एक नए घटक को भी जोड़ा गया है। देखो पहली तो ये योजना कौन सी? एक तो ये कि R&D जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास योजना, फिर दूसरी औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास योजना, और तीसरा क्या घटक जोड़ा गया है? तीसरा घटक जोड़ा गया है बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री। ठीक है, चलो इस योजना को भी 2021-22 से 2025-26 के लिए जो है मतलब इस योजना को मतलब लागू किया गया है। ठीक है, इस योजना का जो कार्यान्वयन होगा वो 2021-22 से 2025-26 के लिए होगा। ठीक है, इस दौरान इसका जो उद्देश्य है वो बताइए, नवाचार और जैव उद्यमिता को बढ़ावा देना है। ठीक है, नवाचार और जैव उद्यमिता को जी आराम से देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, मानव संसाधन को भी बढ़ावा देंगे इसमें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। ठीक, यहाँ से अब एक और योजना चर्चा में है, वो क्या है? बायो E3 योजना, बायो E3 नीति। ठीक है, एक नीति चर्चा में है, बायो E3 नीति। इस नीति में क्या है? बायो E3 का मतलब क्या है? बायो, B फॉर क्या है? बायो मतलब बायोटेक्नोलॉजी, E फॉर क्या है? इकोनॉमी, E3 का बता रहे हैं इकोनॉमी, और दूसरा है एनवायरनमेंट, और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। बायो E3 का मतलब क्या होगा? बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी कि एक ऐसा गठजोड़ बायोटेक्नोलॉजी भी हो, इकोनॉमी को भी बूस्ट हो, इन्वायरमेंट भी स्वच्छ रहे और एम्प्लॉयमेंट भी मिले। समझ में आया? इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किए गए हैं? तो इसके अंतर्गत टोटल 6 फोकस के बिंदुओं पर बात की जा रही है, और उन 6 फोकस बिंदुओं में क्या क्या है? उनमें बताया गया है कि जैव आधारित रसायन एवं एंजाइम, दूसरा बताया फंक्शनल फूड एंड स्मार्ट प्रोटीन्स। ठीक है, ये तीसरा बताया सटीक बायोथेरेप्यूटिक्स, यानी कि देखो सटीक बायोथेरेप्यूटिक्स पता है आपको? बायोथेरेप्यूटिक्स यानी कि बायो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका जो है थेरेपी देना। ठीक है, दूसरा क्या है? जलवायु लचीली कृषि। ठीक है, यानी कि क्लाइमेट रेजिलेंस एग्रीकल्चर। फिर है कार्बन कैप्चर एवं इसका उपयोग, भविष्यवादी समुद्री एवं अंतरिक्ष अनुसंधान। दिमाग में हल्का सा इस तरीके से रखना है कि भाई इस नीति में मतलब अंतरिक्ष अनुसंधान को सम्मिलित किया गया है या नहीं, इस हल्का सा इधर उधर पूछा जा सकता है, बाकी बहुत ज़्यादा इतना सटीक आपको याद नहीं करना है। ठीक है, आगे आ जाओ। चलो अब आ जाते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ क्या कह रही है? अगली न्यूज़ है नमो भारत। क्या है अगली न्यूज़? है नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया गया है। चलो भाई, नमो भारत रैपिड रेल। अब ये रैपिड रेल क्या है? ठीक है, चलो देखो, नमो भारत रैपिड रेल जो है आपको पता है इसको क्या है कि 16 सितंबर 2024 को नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया था। ठीक है, और इस ट्रेन का संचालन गुजरात में अहमदाबाद से भुज के बीच में किया गया है। ठीक है, अब याद रखना है कि इसी का आधिकारिक रूप से नाम क्या किया गया है? इसका नाम किया गया है नमो भारत रैपिड रेल। चलो इतनी सी बात समझ में आ गई। सवाल यहाँ पर ये है कि भाई ये रैपिड रेल क्या है? तो रैपिड रेल क्या है कि देखो मेट्रो क्या होती है कि भाई हमने सुना कि दिल्ली में मेट्रो चल रही है, यानी कि दिल्ली के अंतर्गत अंदर ही मेट्रो चल रही है। ठीक है, वो
हमने सुना कि भाई मान के चलो बम्बई में मेट्रो चल रही है, यानी कि बम्बई के अंदर मेट्रो चल रही है। अब अगर हम एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ना चाहें, हमने कभी सुना कि बम्बई से दिल्ली मेट्रो चल रही है, ये तो नहीं सुना। तो अगर हम बम्बई से दिल्ली के बीच में मेट्रो चलाना चाहें तो इसको रैपिड रेल बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आएगी? चलो एक बार यहाँ देख लो, यहाँ क्या कहा है कि नमो भारत रैपिड रेल को अंतर शहर कनेक्टिविटी, इंटरसिटी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि दिल्ली से आप अगर वाराणसी हैं, एक समय ऐसा आएगा दिल्ली से वाराणसी आप मेट्रो से जाएंगे, दिल्ली से प्रयागराज आप मेट्रो से जाएंगे, ठीक है, दिल्ली से आगरा आप मेट्रो से जाएंगे, दिल्ली से मथुरा, ठीक है, बहुत सारे क्षेत्र हैं जो आपस में एक शहर से दूसरे क्षेत्र में आप किसके द्वारा जुड़ेंगे, इन मेट्रो के द्वारा जुड़ेंगे। इससे ट्रेन में जो समय लगता है ना, वो समय आपका कम हो सकेगा और ट्रेनों पर भी जो भार है वो कम हो पाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। अच्छा, इसके संबंधित एक और फैक्ट याद रखना है कि भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड जो ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, इसको 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से? नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में। ठीक है, नई दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज इस मार्ग से होते हुए वाराणसी तक। ठीक है, इसकी जो स्पीड है वो 160 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, और एक और पॉइंट ये याद रखना है कि 1 सितंबर 2024 को जो केंद्रीय रेल मंत्री है ना हमारे अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने BEML लिमिटेड के बेंगलुरु रेल परिसर से भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को रवाना किया था। कौन सी? वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। ठीक है, BEML लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित किया गया है इस ट्रेन को। ठीक, चलो इतनी सी बात समझ में आई। आगे आ जाते हैं, अगला क्या है? अगला है हमारा मिशन मौसम। क्या है? मिशन मौसम। देखो ये जो मिशन है, इसमें इसके तहत क्या है कि 11 सितंबर 2024 को हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा इस मिशन को मंजूरी दी गई है। ठीक है, कब? 11 सितंबर 2024 को। ठीक है, ठीक है। अब इसके तहत क्या किया गया है कि 2 वर्षों के लिए इस मिशन के तहत 2000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कितना? 2 वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपए का आवंटन। ठीक है, दूसरा कहा है कि इस मिशन का उद्देश्य क्या है भाई? तो इसका उद्देश्य है, इस मिशन का उद्देश्य है कि जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना। क्या? जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना। और इसके तहत क्या क्या किया जाएगा, तो चलो देख लेते हैं एक बार। देखो, मिशन मौसम, ये जो है मिशन मौसम, उसको रेगुलेट कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, यानी कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और इसको कार्यान्वित कौन करेगा? तो इसको कार्यान्वित जो है 3 संस्थानों के द्वारा किया जाएगा। उनमें से कौन कौन है? एक है भारत मौसम विज्ञान विभाग, यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, दूसरा क्या है? भारत उष्णदेशी मौसम विज्ञान संस्थान, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ठीक है, जो कि पुणे में है। ठीक, अगला है कि राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र। ठीक है, NCMRWF, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, जो कि नोएडा में है। ठीक है, ये इनके आपको क्या रखने हैं, ये एकदम से याद रखने हैं कि भाई अगर हम कहें कि भारतीय उष्णदेशी मौसम विज्ञान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ पर है? तो पुणे में है। ठीक है, और अच्छा ये बताना है, जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इसके बारे में जो भी जानकारी आप बता सकते हैं एक बार बताइए। ठीक है, अब दूसरा ये कि आपको ये दिमाग में रखना होगा, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र यानी कि नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग कहाँ पर है? तो ये नोएडा में। ठीक है, ये याद रखना है। चलो आ जाओ, मौसम की जो परिकल्पना एक बहुआयामी परिवर्तनकारी पहल के रूप में की गई है। चलो ठीक है, ये क्या करेगा? ये उच्च परिशुद्ध हाई प्रिसीजन के साथ जो है भविष्यवाणी करेगा मौसम की। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में, और नए बेंचमार्क वगैरह स्थापित करेगा। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखनी है आपको। इसके का जो फैक्ट है वो ये याद रखना है कि ये सितंबर में की गई है लॉन्च, और 2 वर्षों के लिए इसके तहत 2000 करोड़ रुपए जो है परव्यय किए जाएंगे। ये आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, चलो और क्या कह रहे हैं इसके साथ? हाँ ठीक है, ये रडार ये सब किया ही जाएगा। ठीक है, ये दिमाग में रखना है बस। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। आपने सुना ही होगा कि वार्षिक रूप से जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है होता है। ठीक है, जो सर्वेक्षण होता है हर साल। ठीक है, ये क्या है कि 2019 से शुरू किया गया है। किसके अंतर्गत? जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2019 में। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था शहर क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार लाना। ठीक है,
चलो ठीक है। फिर क्या हुआ कि इस कार्यक्रम के तहत अगले 5 वर्षों में यानी कि 2024 तक पर्टिकुलेट मैटर यानी कि जो डस्ट के पर्टिकुलेट मैटर होते हैं ना हवा में, वो PM10 और PM2.5 के स्तरों में 20 से 30% तक की कटौती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, कितना? 20 से 30%। याद रखना, जो PM10 है ये PM10 से ज़्यादा हानिकारक होता है PM2.5, क्योंकि PM10 इसके देखो बहुत सारी गैसें होती हैं। जब हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो बहुत सारी गैसें होती हैं। ठीक है, अब इन गैसों में जो सबसे ज़्यादा व्यक्ति के लिए हानिकारक है वो है पार्टिकुलेट मैटर, याद रखना। और उनमें भी जो PM10 है वो एक बार को इतना हानिकारक है भी नहीं, क्योंकि जब हम नाक के द्वारा सांस ले रहे होते हैं तो सांस के द्वारा क्या है कि ये हमारे नाक में आपको पता है रोम होते हैं, बहुत सारे बाल होते हैं, और साथ ही आपको पता है श्लेष्मा होती है, तो उसमें चिपक जाते हैं ये। ठीक है, PM10 क्योंकि बड़े होते हैं आकार में। PM2.5 नहीं चिपकते, PM2.5 नहीं चिपकते, ये सीधे फेफड़ों तक जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है हमारे लिए। तो याद रखना है ये PM10 और PM2.5 के स्तर को जो है 20 से 30% तक कटौती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, और इसमें जो है इस योजना के तहत क्या है, NCAP के तहत 130 शहरों को लक्षित किया गया था, और उन 130 शहरों की जो है एयर क्वालिटी के आधार पर उन शहरों की रैंकिंग की जाती है। इतनी सी बात समझ में आई। अब उस रैंकिंग को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। किसमें? उस रैंकिंग को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, ये याद रखना है। वो 3 श्रेणी क्या है? श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3। ठीक है, अब दिमाग में रखना श्रेणी 1, 2, 3 में क्यों बांटा गया है? क्योंकि श्रेणी 1 है उसमें हम उन शहरों को शामिल करते हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। समझ में आया? श्रेणी 2 है, हम उसमें उन शहरों को शामिल करते हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से तो कम है लेकिन 3 लाख से ज़्यादा है। यानी कि 3 लाख से 10 लाख के बीच में जिन शहरों की जनसंख्या होगी हम उन शहरों को श्रेणी 2 के अंतर्गत रखेंगे। आ जाओ श्रेणी 3 पर। 3 लाख जनसंख्या से कम जनसंख्या जिस शहर में होगी हम उसको श्रेणी 3 के अंतर्गत रखेंगे। अब ये जो शहर वर्गीकृत किए गए हैं 130 शहर जो हैं, अब उसमें हमने देखा है कि श्रेणी 1 के अंतर्गत 47 शहर हैं, श्रेणी 2 के अंतर्गत 43 शहर हैं और श्रेणी 3 के अंतर्गत 40 शहर हैं, और इनके जो है पैमाने यानी कि इनका जो है डाटाबेस तैयार किया गया है। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसमें ये जो डाटा तैयार किया गया है इसमें हमें जो याद करने वाले पॉइंट हैं वो यहाँ से देख लेने हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे ये देख लेना है कि 7 सितंबर 2024 को जयपुर में नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के परिणामों की घोषणा की गई थी। अब ये जो परिणाम हैं उन परिणामों पर आपको नज़र मारनी है, और इसके साथ ही आपको दिमाग क्या देना है? दिमाग ये देना है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जिनको एग्जाम देना है उनको तो एक बार नज़र उन राज्यों पर, उन क्षेत्रों पर या उन शहरों पर बना लेनी है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। जो लोग बिहार PCS का एग्जाम दे रहे हैं उन्हें उन क्षेत्रों पर बना लेनी है जो बिहार से संबंधित है। ठीक है, चलो देख लेते हैं कितने शहर हैं। ठीक है, यहाँ पर बात चल रही है श्रेणी 1 की। भाई याद करो श्रेणी 1 में क्या था? 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसमें पहले नंबर पर आया है सूरत जो गुजरात का है, दूसरे पर है जबलपुर जो मध्य प्रदेश का है जबलपुर, और तीसरे पर है आगरा जो उत्तर प्रदेश का है। अब ये याद करने वाला है भाई, आगरा है इसमें जो कि श्रेणी 1 के अंतर्गत है। अब ऐसे भी याद रखना है आगरा को श्रेणी 1, 2, 3 किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो उत्तर है श्रेणी 1 के अंतर्गत। ठीक है, श्रेणी 1 के अंतर्गत। दूसरी बात कि भाई आगरा को पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आगरा को प्राप्त हुआ है तीसरा स्थान। पहले पर आगरा सूरत है, दूसरे पर जबलपुर है, याद रखना है। ठीक है, MP वाले जो है जबलपुर को याद रखें। ठीक, चलो अब आ जाओ वही आगे आते हैं श्रेणी 2 में। श्रेणी 2 में क्या है? टॉप 3 की बात की जा रही है श्रेणी 1, 2, 3 में। ठीक है, श्रेणी 2 में क्या है? श्रेणी 2 में हमें पता है कि 3 लाख से 10 लाख वाली जनसंख्या वाली की बात चल रही है यहाँ। तो याद रखना है इसको सही से याद रखना है कि श्रेणी 2 में जो पहले स्थान पर है वो उत्तर प्रदेश का ही शहर है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है फिरोजाबाद, चूड़ियों का शहर। ठीक है, जो श्रेणी 2 है, श्रेणी 2 के अंतर्गत पहले नंबर पर क्या है? फिरोजाबाद है, चूड़ियों का शहर है। बहुत ज़्यादा कांच फैक्ट्रियाँ हैं इसमें, फिरोजाबाद में बहुत सारी कांच फैक्ट्री हैं। ठीक है, इसको श्रेणी 2 के अंतर्गत रखा गया है। कमाल की बात है, इसके अंतर्गत इतनी चिमनियाँ चलती हैं, इतनी कांच की फैक्ट्रियाँ, उसके बावजूद इसको श्रेणी 2 के अंतर्गत रखा गया है। कमाल की बात है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि फिरोजाबाद जो है फिरोजाबाद एक इंडस्ट्रियल जोन है, पूरा कांच का हब है। यहाँ पर चूड़ियों से लेकर के गिलास और थर्मस तक बहुत कुछ बनता है यहाँ। ठीक है,
चलो ठीक है भाई, लेकिन अमरावती है दूसरे नंबर पर, वहीं तीसरे नंबर पर फिर से उत्तर प्रदेश का है जिसका नाम है झांसी। क्या है? झांसी। ये भी याद रखना, उत्तर प्रदेश का शहर है झांसी। अब श्रेणी 2 के अंतर्गत हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के कितने शहर हैं? 2 शहर हैं भाई। कौन कौन से हैं? एक है फिरोजाबाद जो कि उत्तर प्रदेश का है, दूसरा है झांसी जो कि उत्तर प्रदेश का है। लेकिन फिरोजाबाद है पहले नंबर पर और झांसी है तीसरे नंबर पर, और दूसरे नंबर पर है अमरावती जो कि महाराष्ट्र का है। ठीक है, अमरावती याद रखना, आंध्र प्रदेश वाला नहीं है भाई, महाराष्ट्र वाला है। ठीक, चलो आगे आ जाओ। बात करते हैं श्रेणी 3 की। अब श्रेणी 3 के अंतर्गत हमने देखा कि रायबरेली है पहले नंबर पर। अरे भाई, ये भी उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश ने तो बाजी मार ली भाई। हमने क्या देखा कि श्रेणी 3 के अंतर्गत पहले नंबर पर ही उत्तर प्रदेश का शहर है रायबरेली। और अगर हम श्रेणी 1, 2, 3 तीनों की बात करें तो हमने क्या देख रहे हैं कि श्रेणी 1 की अगर हमने बात की थी तो श्रेणी 1 में हमने क्या देखा था? तीसरे नंबर पर ही आगरा था उत्तर प्रदेश का शहर। ठीक है, वहीं अगर हम श्रेणी 2 की बात करें तो हमने देखा पहले नंबर पर ही फिरोजाबाद था और तीसरे नंबर पर झांसी था, दूसरे पर बस अमरावती को छोड़ दें। और अगर श्रेणी 3 के अंतर्गत हम आते हैं तो श्रेणी 3 के अंतर्गत हम देखते हैं कि पहले नंबर पर फिर से रायबरेली है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और बाकी दूसरे नंबर पर नलगोंडा है जो तेलंगाना का है, और तीसरे पर नालागढ़ है जो हिमाचल प्रदेश का है। क्या ये शहर दिमाग में आए? एक बार आंखें बंद करो, श्रेणी 1, 2, 3 तीनों सोचो, एकदम से याद आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। आगे ये दिया है अलग से इन्होंने, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश के एग्जाम की बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी। अब हो सकता है, संभावना ये है कि दिसंबर में एग्जाम होगा। ठीक है, अब दिसंबर में एग्जाम होगा, ये हम किसी दावे के साथ नहीं कह रहे हैं, ये भी हम खबरों के आधार पर कह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल भी दावा नहीं है इसके लिए। तो दिसंबर में हो सकता है पॉसिबिलिटीज एग्जाम हो, लेकिन आप इसी को लेकर के, माइंड सेट को लेकर के अच्छे से तैयार कीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि अप्रैल मार्च में हो सकता है, नहीं, ये चीज़ें बिल्कुल भी दिमाग में मन जाने दीजिए। दिसंबर एकदम टारगेट बनाइए। ठीक है, अब ये जो बात चल रही है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 की, इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश के सारे शहरों को एक तरफ अलग ही लिस्ट में दे दिया। और उसमें क्या किया कि भाई श्रेणी 1 के अंतर्गत कौन कौन से शहर हैं, तो तीसरे पर आगरा है, चौथे पर लखनऊ है। चौथे पर कौन सा है? लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ चौथे स्थान पर है श्रेणी 1 के अंतर्गत। ठीक है, 5वें पर कानपुर है, और फिर वाराणसी जो 13वें पर है, गाजियाबाद जो 22वें पर है, प्रयागराज 24 और मेरठ 29। इनमें से जो मेन है ना, एक तो आगरा याद रख लेना और लखनऊ एक बार दिमाग में रख लो। बहुत ज़्यादा इनमें से आप कहें, वाराणसी देख लो 13वें नंबर पर, ज़्यादा नहीं आएगा इसमें से। ठीक है, ज़्यादा इसमें से नहीं आएगा कि आपको बहुत अंदर का पूछे, वो पूछेगा बस मेन टॉप 3 में से। ठीक, आगे आ जाओ। श्रेणी 2 के अंतर्गत हमने देखा ही कि पहले नंबर पर तो हमारा फिरोजाबाद है ही, तीसरे पर हमारी झांसी है, चौथे पर गोरखपुर है, फिर नोएडा 6वें पर है, मुरादाबाद, बरेली, और इनकी भी नंबरिंग दी है। और फिर देखते हैं हम श्रेणी 3। तो श्रेणी 3 के अंतर्गत हम क्या देखते हैं? श्रेणी 3 के अंतर्गत भी पहले नंबर पर हमारा रायबरेली है ही, और पहले के बाद में तीसरे पर है हमारा अनपुरा जो कि ये भी उत्तर प्रदेश का है, खुर्जा जो 16वें नंबर पर है, सॉरी अनपुरा 13वें नंबर पर, ये गलत है, ये तीन नंबर पर नहीं, ये 13वें नंबर पर होगा। ठीक है, जो अनपरा है वो 13वें नंबर पर होगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। और फिर गजरौला जो है वो 18वें नंबर पर है। ठीक, आगे आ जाते हैं। चलो हाँ, ये इतना आपको दिमाग में रखना ही है। उत्तर प्रदेश के जितने भी शहर हैं उनमें से आपको जो मोस्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आपको पहले टॉप 3 वाले जो है श्रेणी 3 के आपको याद रखना है। याद रखना श्रेणी 1, 2, 3 है, तीनों के टॉप 3 एकदम सारे के सारे याद रखने हैं। ठीक, चलो आ जाओ आगे देखते हैं। अगला है कि स्वच्छ भारत मिशन को नेचर की मंजूरी। नेचर की मंजूरी मतलब ये मत समझ लेना प्रकृति की मंजूरी, नहीं भाई, एकदम नहीं। नेचर एक मैगजीन है और उसमें एक आर्टिकल छपा, और उसमें जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है ना, उसकी भर भर के तारीफ की गई। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि नेचर की मंजूरी मिली है इसमें। ठीक है, और याद रखना है कि इसमें बहुत सारी बातों पर चर्चा किया गया कि मतलब स्वच्छता बढ़ाने से ऐसा भी हुआ है कि चाइल्ड जो बच्चे होते हैं उनकी जो मोर्टेलिटी रेट है ना, वो भी कम हुई है। ये सब बातें वहाँ पर जो है दी गई हैं, विस्तृत रूप में हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या है, बात कर रहा है कि 2 सितंबर 2024 को जो है कह रहा है कि विश्व के अग्रणी बहुविषयक विज्ञान जर्नल यानी नेचर में एक लेख प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अब उस लेख का जो थीम था, वो शीर्षक था, जो उस लेख का शीर्षक था वो क्या था? तो उस लेख का शीर्षक था स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण और भारत में शिशु मृत्यु दर। वाह भाई वाह, यानी कि टॉयलेट कंस्ट्रक्शन
टॉयलेट कंस्ट्रक्शन अंडर द स्वच्छ भारत मिशन एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इन इंडिया। ठीक है, चलो भाई ठीक है इतना। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम, इसमें इन्होंने एक संबंध बताया है। क्या संबंध बताया है? इन्होंने ये बताया है कि हमने जो स्वच्छता बढ़ाई है ना स्वच्छ भारत मिशन के तहत, इससे जो नवजात शिशु होते हैं ना, 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं, उनकी जो मृत्यु दर है उसमें गिरावट आई है। गिरावट आई है मतलब एक बार, यानी कि एक विपरीत संबंध बताया है। यहाँ पर देखें, विपरीत संबंध बताया है। विपरीत संबंध मतलब यानी कि हम स्वच्छता जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे, स्वच्छता हम जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे, मोर्टेलिटी रेट जो बच्चों की है अंडर 5 ईयर्स, उनकी उतनी ही ज़्यादा कम होगी। और अगर हमने स्वच्छता बढ़ाना बंद करके घटाना शुरू कर दी तो मोर्टेलिटी रेट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्या समझ में आया? बस ये कहना चाह रहे हैं। ठीक, अब उसमें बताया है, इसमें बताया है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के संबंध में जांच करने के उद्देश्य से एक अध्ययन संचालित किया गया था। ठीक है, और इसमें बताया कि अध्ययन के तहत शिशु एवं बाल स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ भारत मिशन के लाभों की पड़ताल की गई थी। ठीक है, और इसमें क्या है कि एक दशक 2011 से 2020 की अवधि में ये पाया कि 2011 से 2020 की अवधि में 35 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 640 जिलों का आंकड़ों पर विश्लेषण किया गया था, इसके आंकड़ों पर। ठीक है, चलो ठीक है। और इसके आंकड़ों पर विश्लेषण करके क्या पाया कि उपरोक्त क्षेत्रों में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर IMR अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट ऑफ चाइल्ड पर ध्यान केंद्रित किया गया। और इसमें ये पाया कि जो है ऐतिहासिक रूप से भारत में शौचालयों तक पहुंच और बाल मृत्यु दर में विपरीत संबंध पाया गया है। यानी कि हमने जो है शौचालयों की संख्या बढ़ाई है, स्वच्छता बढ़ी है, इससे क्या है जो बच्चों की मृत्यु दर है वो कम हुई है। आंकड़ों का इस आधार पर उन्होंने विश्लेषण किया है अलग अलग क्षेत्रों में कि भाई मान के चलो हमने देखा कि एक्स क्षेत्र है और उस एक्स क्षेत्र में जो है स्वच्छ भारत मिशन ने अच्छी प्रगति की, तो वहाँ पर बच्चों की मृत्यु दर में कितनी कमी आई। फिर हम दूसरा गए, 22 है, 22 हमने मान के चला 22 क्षेत्र है, अब 22 क्षेत्र में भी ऐसा ही सेम हुआ। तो इस आधार पर इस तरह से जो है आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। ठीक है, अब इस पॉइंट में इन्होंने क्या कहा है, देखना आंकड़ों पर किस तरीके से कहा है। इन्होंने कहा है कि अगर हम शौचालयों तक पहुंच बढ़ाने के 10 बिंदुओं में वृद्धि कर दें, ठीक है, शौचालयों पर पहुंच की अगर 10 बिंदुओं पर वृद्धि कर दें तो हम पाते हैं कि 0.9% बिंदु तक की कमी आती है किसमें, IMR में। ठीक है, और अंडर 5 की जो मोर्टेलिटी रेट है बच्चों में वो 1.1% बिंदु तक की कमी दर्ज की जाती है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि अगर शौचालय तक पहुंच में 10% बिंदुओं की वृद्धि होने पर जो IMR है, IMR में औसतन 0.9% बिंदुओं तक की कमी और अंडर 5 जो मोर्टेलिटी रेट है उसमें 1.1% बिंदुओं तक की कमी आती है। ठीक है, ये परसेंट और ये बिंदु। फिर उन्होंने कहा है कि अगर हम स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 30% से अधिक शौचालय कवरेज प्रदान करते हैं तो ऐसे में जो IMR है उसमें 5.3 और अंडर 5 MR है उसमें 6.8 जो है पॉइंट की कमी आती है। ठीक है, इन्होंने ये आंकड़ा दिया है। ये आंकड़ा आप अगर आप मेंस में डालना चाहो तो डाल सकते हो, प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है नहीं। ठीक, आगे आ जाते हैं। अगला है कि SBM के तहत यानी कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत बड़े पैमाने पर शौचालयों के प्रावधान प्रतिवर्ष लगभग 60,000 से 70,000 नवजात शिशुओं के जीवन की रक्षा करने का योगदान दिया है। ये भी फैक्ट डाल सकते हो। ठीक है, मेंस में। ठीक, ये नेचर के द्वारा जो है ये आंकड़े प्रकाशित किए गए। नेचर द्वारा संचालित अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि परिवर्तनकारी स्वच्छता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में आबादी को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सकता है। ये इन्होंने कहा, ये मेंस के लिए ठीक हो सकता है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में याद रखना कि ये जो है स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024, क्या है ये, स्वच्छता ही सेवा अभियान है। और ये क्या है, तो स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का आयोजन जो है 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक किया गया था। ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, और फिर क्या है कि स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन है प्रतिवर्ष स्वच्छ भारत दिवस जो 2 अक्टूबर 2024 को मनाया जाता है उससे पहले किया जाता है। स्वच्छता ही सेवा अभियान है वो 2 अक्टूबर से पहले किया जाता है ताकि 2 अक्टूबर को जब हम स्वच्छ भारत दिवस मनाएं तब तक साफ सफाई की जा सके। ठीक है,
इस अभियान का आयोजन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल और स्वच्छता विभाग और जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। ठीक है, इसका जो विषय है 2024 का वो है स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता। स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता, यानी कि 4S। ये भी देखो, ये S स्वभाव से S, स्वच्छता से S, संस्कार से S और स्वच्छता से S। ठीक है, चलो ठीक है आगे बढ़े। आगे है 23वां विधि आयोग का गठन किया गया है। 23वां विधि आयोग का जो गठन किया गया है, अब इसके जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, मतलब अध्यक्ष हैं, उनकी अभी घोषणा की नहीं गई है कौन कौन है। अगर उनकी घोषणा की जाती तो उनको याद करने वाला होता, पॉइंट है नहीं। तो इसमें से देखें क्या, तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे कि ये एक गैर सांविधिक निकाय है। गैर सांविधिक निकाय यानी कि नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है। अब देखो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। ठीक है, हमें पता है कि हमारे संविधान में कुछ बॉडीज़ को दिखाया गया है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, जिनका संविधान में उल्लेख किया गया है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है भाई, लेकिन सवाल एक और आता है, जैसे कि हमारा निर्वाचन आयोग हो गया। ठीक है, अब निर्वाचन आयोग संविधान में है या नहीं? हाँ भाई, संविधान में तो है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। ठीक है, वित्त आयोग है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। लेकिन सवाल एक और है। सवाल ये है कि अगर कोई चीज़, कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई बॉडी मान के चलो संविधान में संशोधन करके बनाई गई है, तो आपसे सवाल ये है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी? अब जवाब अपने मन में दीजिए। दे लिया जवाब? अब सुनो, हाँ भाई वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। बिल्कुल नहीं। जो लोग सोच रहे हैं कि भाई संविधान में संशोधन करके अगर हमने उसमें एक बॉडी जोड़ दी है तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होगी, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं, बिल्कुल नहीं, गलत सोच रहे हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। संविधान में जो पहुंच गया, चाहे तो वो संविधान जब निर्माण हुआ था उस समय, या फिर संविधान में संशोधन करके उसको पहुंचाया है, अगर वो संविधान में है तो अब तो भाई वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन ऐसी बॉडी जो संविधान में नहीं है वो होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, लेकिन भाई हमें समझना था नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी, भाई वही समझने आ रहे हैं। तो जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं उनको भी फिर दो भागों में बांटा जाता है, और वो दो भाग क्या हैं? एक है स्टैच्यूटरी बॉडी और दूसरा है नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी। यानी कि अगर हम देखें तो एक है सांविधिक निकाय और दूसरा है गैर सांविधिक निकाय। क्या ये बात समझ में आई? अब ये क्या होती हैं तो दिमाग में रखना। मान के चलो भाई संसद ने कोई कानून बनाया है। ठीक है, संसद ने कोई कानून बनाया, ठीक है भाई, कानून बना दिया। अब कोई कानून, जैसे अब मान के चलो हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को ही ले लेते हैं। ठीक है, RTI को ही ले लेते हैं। संविधान में क्या इसका उल्लेख किया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया गया। तो क्या ये बताएं, संविधान में नहीं किया गया, क्या इसके लिए कोई एक्ट है? बिल्कुल है एक्ट। अगर इसके लिए एक्ट है, संविधान मतलब मान के चलो हमारी जो विधायिका है उसने बनाया है, लेकिन संविधान में नहीं है तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तो होगा। लेकिन अगर इसके लिए कोई एक्ट है तो ये होगा स्टैच्यूटरी बॉडी, यानी कि सांविधिक निकाय। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी निकाय हैं जिनको केवल कार्यान्वयन के लिए, यानी काम करने के लिए गठित कर दिया गया है। किसके द्वारा? शासन के द्वारा। ना तो वो संविधान में है, ना ही उनके लिए किसी एक्ट को बनाया गया है। तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो आएंगे नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी के अंतर्गत। सवाल ये है, ऐसा कोई एग्जाम्पल है क्या? भाई है ना, ये हमारी लॉ कमीशन है ना, जो हमारा विधि आयोग है ना ये। इसके अलावा आपको पता है अपना नीति आयोग जो है। सवाल आपसे है भाई, ये बताओ नीति आयोग के लिए क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है? नहीं किया गया। नीति आयोग के लिए क्या कोई एक्ट बनाया गया है? नहीं बनाया गया। तो बस एक्ट बनाया नहीं गया और कोई कॉन्स्टिट्यूशन में वो है नहीं, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। एक्ट भी नहीं बनाया गया तो नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी, यानी कि गैर सांविधिक निकाय हो गया। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं? हो गई होगी। तो हमें विधि आयोग के बारे में क्या ये याद रखना है कि ये एक गैर सांविधिक निकाय है। दूसरा ये याद रखो, जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने 3 वर्षों के लिए 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 की अवधि के लिए 23वें विधि आयोग का गठन किया है। यानी कि जो आयोग है हमारा, ये 23वां विधि आयोग है। ठीक है,
अब 23वें विधि आयोग में कौन कौन सदस्य होगा तो ये बताया ही है। अब इसमें जो आप ये जो सदस्यों पर जो दिमाग दे रहे हो ना, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मन दीजिए अभी, ठीक है, इसमें अभी मन दीजिए, जब ये सदस्य गठित हो जाएं तब आप दिमाग में देना, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है उस पर दिमाग में देना कि इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होंगे, 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे जो सचिव जी होंगे उनके साथ, उनको मिला करके, ठीक है। और इसके अलावा विधि कार्य विभाग पदेन सदस्य के रूप में कार्य करेंगे, और सचिव विधायी जो है पदेन सदस्य के रूप में कार्य करेंगे, और जो 5 अंशकालिक सदस्य और होंगे इसमें, ठीक है, 5 अंशकालिक सदस्य होंगे, ये भी दिमाग में रखना। विधि आयोग का जो हेड क्वार्टर है वो हमारी नई दिल्ली में है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। चलो भाई याद रखना है। 22वें विधि आयोग का जो कार्यकाल था वो अगस्त 2024 तक था, और इसके जो न्यायमूर्ति हैं 22वें विधि आयोग है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हमारे ऋतुराज अवस्थी जी थे, आपको दिमाग में रहा ही होगा, ठीक है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऋतुराज अवस्थी जी। और 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो होंगे, मेंबर्स जो होंगे, वो आप बाद में याद कर लेना। अभी तक मेंबर्स का जो है मतलब नामकरण नाम नहीं हुआ है कि कौन कौन होंगे इसके अध्यक्ष या सदस्य, ठीक है।